ये निपा वायरस है क्या? एनिमल टू ह्यूमन जब ये जाता है तो वो फिर इन्फेक्ट करता है। इसके जो सिम्पटम्स हैं, आपको सर दर्द रहना, कैका आना, जिस्म में दर्दों का होना, फिर छींकें आना, खांसी आना, फ्लू का होना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकता है। जो अलार्मिंग सिम्पटम है वो ये है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि इस तरह का वायरस आए? फ्रूट कोई भी हमें खाना है तो उसको वॉश करके लेना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? हमें मेडिकेशन में कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? सूप्स हैं वो इस्तेमाल किया जाए। जिंजर का आप कहवा ले सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। निपा वायरस में हम ये सुनते हैं कि ब्रेन के साथ साथ खुदा ना खास्ता आपको कोमा भी हो सकता है और आपके लंग्स भी जा सकते हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? निपा वायरस क्या है? ऐसी कौन सी कॉमन और बेसिक अलामात हैं जो बहुत ही सादा तो महसूस होंगी लेकिन खुदा ना खास्ता वो इतनी ख़तरनाक है कि वो आपको ज़हनी तौर पर, आपको दिमागी तौर पर मफलूज भी कर सकती हैं? और इसी के साथ साथ ये वायरस रमज़ान में इतना ज़्यादा बढ़ क्यों जाएगा? ऐसी कौन सी गलतियाँ होंगी हमारी रमज़ान में जिसकी वजह से हम इस वायरस का शिकार हो सकते हैं? तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको उन सारे सवालात का जवाब मिलेगा जो जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप इस वायरस से बच सकते हैं, इसकी क्या अलामात हैं, इसके लिए कौन से आपने हिफाजती तदाबीर करनी है। डॉक्टर AR माडा जो कि हेल्थ कमेंटेटर भी हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर AR माडा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है निपा वायरस। हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है ये वायरस और बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में सोशल मीडिया पे डिटेल्स सुनते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये निपा वायरस है क्या? नीपा वायरस को सबसे पहले समझना इसलिए ज़रूरी है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कुछ इस तरह से है। 1998 में मलेशिया के अंदर सुंगाई नीपा के नाम से एक प्लेस है जहाँ पर एक पिग का फॉर्म होता है, जहाँ पर वर्कर्स उसके साथ काम करते हैं और तकरीबन 265 लोग इस वायरस का शिकार होते हैं और इसके बाद फिर 105 लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। तो वहाँ से इसका आगाज़ किया जाता है और फिर ये पूरी दुनिया में एक तरह का, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने इसको रिपोर्ट होते देखा तो इसको उन डिजीज़ में, उन वायरसेस में शामिल कर लिए जो ज़्यादा, जिनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब इसकी 105 अमवात के बाद पूरी दुनिया में, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें देखती है, तो एक तरह की अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप होगी और उसको एज अ नीपा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखें कि 60 टू 70-80% अमवात हो रही हैं। तो कोविड पेंडेमिक में हम देखते हैं कि एक तरह की अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जगह जगह पे लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। तो इस तरह का तो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप नहीं हुई, लेकिन इसको मैनेज करने की कोशिश की गई और फिर भी 105 लोगों की अमवात होती हैं। तब से ये निपा वायरस इंट्रोड्यूस होता है। फिर आप देखते हैं कि बांग्लादेश में भी ये फैला, फिर इंडिया के अंदर भी देखा, साउथ एशिया में तकरीबन हर मुल्क में इसके केसेस रिपोर्ट होते हुए नज़र आए और हर साल बांग्लादेश, इंडिया में तकरीबन 4-5 अमवात होती हुई नज़र आती हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि अब चूँकि ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, लोग परेशान हुए कि ये अब दोबारा फिर क्यों रिपोर्ट हो रहा है। बात हम ये कर रहे थे कि ये वहाँ से डेवलप हुआ। पिग के जो, खंज़ीर के जो जानवर थे, लोगों का वहाँ पर जो उनको केयर कर रहे थे, उनमें ये रिपोर्ट होता है। एनिमल टू ह्यूमन जब ये जाता है तो वो फिर इन्फेक्ट करता है। अब ये आता कहाँ से है? ये अब बहुत बेहतर तरीके से जानना इसलिए ज़रूरी है चूँकि इसका डायरेक्टली जो है ना वो चमगादड़ों से ताल्लुक़ है। अब चमगादड़ किसी फ्रूट को खाते थे या किसी दरख्तों पे जब जाते थे तो वहाँ से वो कैरी करके उन जो पिग हैं वहाँ तक उनको जो फ्रूट दिया जाता था, तो वो जब वो फ्रूट उन्होंने खाया वहाँ पर पिग को ये बीमारी लगी, वहाँ से फिर डायरेक्टली ह्यूमंस तक ये पहुँची। ओके, ये फिर इसी वजह से वहाँ से यानी ये रिपोर्ट होता एनिमल टू ह्यूमन वायरस आता है है। और एनिमल वो टू ह्यूमन। हमारे डिफरेंट दरख्तों से, डिफरेंट फ्रूट्स के थ्रू, और वो पिग को जाके जब वो चीज़ें दी जाती थी तो वो पिग को आता था और पिग की जो केयर करते थे वहाँ से इंसानों को आता था ये वायरस, और फिर वो आगे 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 फैलता चला है। हाँ, बिल्कुल ये सही है। तो वहाँ से ये फिर फैला और फिर पूरी आप देखें साउथ एशिया में फैला, इंडिया, बांग्लादेश, और जो चूँकि ये ज़्यादातर खजूर के कहा जाता है कि खजूर के जो दरख्त है उस पर ये एक्ट किया गया
और वहाँ से ये जो हम देखते हैं कि जिस तरह से पोलन एलर्जी है वो भी फैल रही है। तो इसी तरह जो चमगादड़ें थी वो डिफरेंट जगह पर जब जाके बैठती हैं वहाँ से ये कैरी करती हैं, फिर ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आया। तो अब ये एक पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि इंडिया में भी अब ये है, बांग्लादेश के अंदर ये, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं है, लेकिन हिफाजती तदाबीर पूरी वर्ल्ड में इसको किया जा रहा है, पाकिस्तान भी इसको देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर ए आर मैडम जी ये बताएँ कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई केस नहीं हमारे सामने आया, लेकिन ये खुदा न ख़ास्ता आने वाले वक़्तों में फैल सकता है पाकिस्तान में भी। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि इस तरह का वायरस आए? प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हमें वही करनी है जो कि 2020 में हम देखा कि पेंडेमिक कोविड का आया, हमने उस तरह से केयर नहीं की। लेकिन अब जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एयरपोर्ट्स पे क्वारंटीन लोगों को किया जाए, और दूसरा जो स्प्रेड इसका अगर हम बात करें तो कोरोना की तरह नहीं है, हुँ। क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही स्प्रेड होता है और वो कम है। नो डाउट इसका फैटल रेट ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, 60 टू 80% हुँ। है। लेकिन इसकी स्प्रेडिंग जो एक होता है ना कि तादाद वो कम है। तो जिसकी वजह से इसकी मवाद तो ज़्यादा हैं, लेकिन स्प्रेड उस तरह से ये होता नहीं। और जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में आप देखें कि इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे बागात हैं जो खजूरों के हैं। तो वहाँ पर ये ख़दशा हो सकता है कि वहाँ पे भी हो। लेकिन हमें ओवरऑल जो है ना अपनी इसकी केयर इसलिए करनी है, क्योंकि ये फ्रूट से जब भी ह्यूमन इसको इनटेक करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो फ्रूट्स हैं जो हम खा लेते हैं कि ये किसी परिंदों ने काटा हुआ है, कुछ चिड़ियाँ होती हैं वो फ्रूट को काट लेती हैं, और हुँ। फिर ये कहा जाता है कि ये फ्रूट मीठा होगा और इसको खा लेना चाहिए। तो आगे रमज़ान आ रहा है, तो हमें इस वाले से इसकी स्पेशली जो एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि फ्रूट कोई भी हमें खाना है तो उसको वॉश करके लेना हुँ। चाहिए, डायरेक्टली वो नहीं है। दूसरा, खजूर की अगर हम बात करें तो खजूर के तनों में कुछ कच्चा रस निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्मेंटेशंस करते हैं और जूस बनाया जाता है उसका, और फिर वो डायरेक्टली लोग उसको खाते भी हैं और पीते भी हैं। तो उससे अगर हमें थोड़ी-सी एहतियात बरती जाए तो हम इससे महफूज़ रह सकते हैं। तो यानी जैसे आपने खुद ही ज़िक्र कर दिया है कि आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमारा फ्रूट इनटेक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और खजूर इनटेक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम खजूर तो रमज़ान में माशाल्लाह खजूर की बरकत ही रहती है, ठीक है? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें इन दोनों चीज़ों को थोड़ा टाइम अवॉइड कर देना चाहिए? नहीं, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, बस केयर ये है कि कोई भी फ्रूट अगर आप इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको धो के खाएँ। हुँ। क्योंकि फ्रूट मार्केट से जब भी हम उसको घर पे लेके आते हैं तो वो तकरीबन किसी न किसी मराहल से गुज़र के आता है, लेकिन फिर भी घरों में सफाई और इसका ख्याल तो किया जाता है। हुँ। तो ज़रूरी है कि वो किया जाए। और एक चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि इसके जो सिम्टम्स हैं और जो कोविड के सिम्टम्स थे, उसमें फ़र्क ये है कि ये बाकी तो सिम्टम्स जो नज़ला फ़्लू के हैं, हमें छींकें आती हैं, फ़्लू हो गया, ज़ुकाम हो गया, और अगला जो बड़े अलार्मिंग जो सिचुएशन वाला जो सिम्पटम है वो ये है कि आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, हाँ, यानी ये इतना ख़तरनाक है निपा वायरस कि इससे आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है तो बंदे की डेथ होती है, हुँ। और जिसको एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, जो कि ब्रेन आपका काम करना बंद हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपकी प्रॉपर जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो सिम्पटम्स में ये आपने देखना, बाकी सिम्पटम्स इसकी नॉर्मल है। और अगर आप इन केस अगर अल्लाह ना करे कि ये चीज़ होती है, तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल विज़िट करना है। वहाँ पर आपकी अपनी मुकम्मल तौर पर तशख़ीस हो, उसके बाद फिर आप बाकी ट्रीटमेंट करवा सकते अच्छा, आप सिम्पटम्स बता रहे हैं कि कोरोना वाली है। कोरोना में तो हमें बुखार हो जाता था, ठीक है? हमारी कमर में बहुत दर्द होती थी, हमें फ्लू हो जाता था। इसमें आप बता रहे हैं कि इसके साथ-साथ निपा वायरस में हमारे दिमाग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि हमारी आँख देख नहीं सकती, ठीक है? हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे दिमाग तक इफ़ेक्ट हो गया है कि नहीं। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होती है? वो कॉमन सिम्पटम्स क्या हैं कि अगर वो भी किसी लेमैन को तो उसे सीरियस हो जाना चाहिए कि नहीं भई, मेरी तबीयत जो है वो अब अपसेट हो रही है या मैं बीमार हो रहा हूँ। तो हैं। इसके कॉमन सिम्पटम्स वही हैं जो नॉर्मल फ़ीवर में होते हैं या फ्लू में होते हैं, या जैसे आपने कोविड में देखा, तो कोविड के तो बहुत डिफरेंट तरह के सिम्पटम्स थे।
आपको सर दर्द रहना, फिर आपको मतली या कै का आना, जिस्म में दर्दों का होना, फिर छींकें आना, खांसी आना, फ्लू का होना, ये कॉमन सिम्पटम्स हैं। लेकिन जो अलार्मिंग सिम्पटम है, वो ये है कि आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसको पता चलता है। तो इसका कोई टेस्ट वगैरह अगर टेस्ट है तो वो किस तरह का टेस्ट होगा? निपा वायरस, खुदा ना खास्ता, क्योंकि बच्चों को सर्दियों में बड़ा कॉमन है कि फ्लू वगैरह हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है? और फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि खुदा ना खास्ता ये निपा वायरस तो नहीं है? अच्छा, चूँकि ये ज़ूनोटिक वायरस है, चूँकि एनिमल से ह्यूमन में आता है, तो आप ये देखें कि ह्यूमन्स के अंदर उतना इम्यून नहीं होता, चूँकि हुँ। एनिमल्स के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इम्यून होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो जिसकी वजह से एक तो ये इतना फैटल हुआ इसी वजह से, और दूसरा कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकता है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इन्फेक्ट कर सकता है। बच्चों में उतनी कैपेसिटी नहीं होती, जो जर्म्स होते हैं, जो वायरसेस होती हैं, वो डायरेक्टली अटैक कर सकती हैं। हुँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर ये सिम्पटम्स हैं तो आप बंद कमरे में ना रहें, और उसके लिए किसी खुली विंडो वाले रूम में आपको शिफ्ट होना चाहिए, ताकि जो आपके जो वायरसेस हैं वो बाहर इनहेल होते हुए नज़र आएँ, हुँ। वेंटिलेशन हो। क्योंकि हमने कोविड में भी बहुत सारे ये एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि वो लोग जो घुटन ज़्यादा जगहों पर क्वारंटीन रहे हैं, उनके पास कोई भी अगर शख्स गुजरता था तो इतना, जब आपकी जो सांस है जिसमें ज़रात होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो एक शख्स से दूसरे शख्स में ईज़ी टू ट्रांसफ़र हो स्प्रेड हो जाता है। सकते हैं, हुँ। ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उसके ये ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको अगर कोई भी इस तरह की जो सिम्पटम्स रहते हैं, हमने इन्फ्लुएंज़ा में हमने देखा कि जिस तरह से सुपर वायरसेस आपको लगती हैं, जैसे कि आपको ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, सुपर फ्लू जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी आपको ये केयर करनी चाहिए। चूँकि पहले हम ये देखते थे कि किसी एक शख्स को हुआ तो हफ्ता डेढ़ उसको रहता है वो बिल्कुल ऐसा है, और क स कहा जाता था कि वायरल ज़ुकाम सिम्पटम, की हाँ, कोई मेडिसिन भी ना कोई लें, इसको रहने दें, ये थोड़ा खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अगर इस तरह की चीज़ें हो तो हमें फ़ौरन से अलर्ट होना पड़ता है कि नहीं होता भई खुदा ना होता ख़ास्ता होता कोई तो और खुद ही वायरस है, है। चूँकि हमने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। हुँ। चूँकि आपने कोविड के अंदर देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ये सिम्पटम्स एग्रीवेट होते हुए नज़र आए। मुझे खुद कोविड हुआ और मैं को तकरीबन 15 टू 16 डेज़ में रिकवरी मैंने की, और हुँ। जो कोविड का जो एक पीरियड था वो 14 से 15 दिन का ही था। जिन लोगों ने उसको कवर किया, कुछ मेडिसिन्स इनटेक करते रहे, कुछ वैसे हिफाजती तदाबीर की, तो वो रिकवरी में भी गए। लेकिन जिन लोगों ने एहतियात नहीं की, उसी तरह वो काम करते रहे या ख़्याल नहीं किया, तो वो लोग सेवेरिटी की तरफ गए और उनकी अल्टीमेटली उनको जो डेथ्स भी हुई। हुँ। तो बताने का मकसद ये है कि आपने हिफाजती तदाबीर उस पैरामीटर्स में रह के करनी है जो डब्ल्यूएचओ ने आपको गाइडलाइन दी है। डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि जब भी क्वारंटीन होते हैं तो वो खुली फ़िज़ा में हों, हुँ। वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम हो, ताकि कोई भी शख्स आपके पास से गुज़रे तो वो उतने ज़रात ना हो, उतने वायरसेस ना हो, ताकि वो एक जगह से दूसरे दूसरी शख्स को जगह लग सके। आसानी से जा जी। सकें। तो बच्चों में इसलिए वो ज़्यादा ख़तरनाक डेंजरस होता है, क्योंकि बच्चे उतने इम्यून नहीं होते, बच्चों की अभी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी अपने पास ना आने दें जब इन सिचुएशन में होते हैं। तो सुपर जो फ्लू है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि 15-20 दिन से ज़्यादा लोगों को ये अब हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पिछले जो टेन्योर था, तब से जो म्यूटेशन हुई है, मतलब एक वायरस से जब म्यूटेशन होता है तो वो प्रोलॉन्ग पीरियड कर सकता है। हुँ। तो इसी वजह से इस सीज़न में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको वायरस इन्फेक्शन हुआ है, वायरल हुआ है, तो वो कोई बजाय इसके कि 2 हफ़्ते, वो बल्कि 3-4 हफ़्तों तक भी गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हुँ। परेशान रहे, कंसर्न था कि ये शायद अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा से कोविड तो नहीं हो गया। तो वो वायरल इन्फेक्शन ही था जिसने इतना प्रोलॉन्ग किया। फिर हमारी साथ-साथ इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई, चूँकि उसमें हम तो एक तो वो कौम है जो एंटीबायोटिक बहुत एक्सेसिव बिल्कुल ऐसा मिकदार है। में भी लेते हैं, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सेल्फ ऐसा है। मेडिकेशन का हमारे यहाँ रुझान ज़्यादा है। तो वो जो एंटीबायोटिक है वो आपकी इम्यूनिटी को डिक्लाइन कर रही होती हैं। तो फिर कुछ ग़िज़ाएँ भी इस तरह की जो आप इनटेक करते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर भी नहीं करते, हेल्थ को तो उतना कॉन्शियस लिया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ये बताएँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि एनिमल से ये जो वायरस आता है हमारे अंदर और ये हमारी इम्यूनिटी को भी डैमेज कर रहा होता है और हेल्थ वाइज डिफरेंट इश्यूज हमें सामने आ रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने घरों में पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो क्या ये उन घरों में ज़्यादा रेशो है कि इस तरह के वायरस बढ़ सकते हैं?
देखें ये जैसे मैंने बात की ना कि चमगादड़ों से हुँ, ट्रांसफ़र होता है। चमगादड़ अगर किसी भी पौधे पे, किसी भी अगर फ्रूट पे बैठेगी, तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर ये ज़रात हो सकते हैं कि वो फ्रूट अगर आप खाते हैं या आपका जो जानवर है, वो खाता है, तो वहाँ से आपके जानवर से, चूँकि बहुत सारे लोग जिन्होंने घर पे पेट्स पाले हुए हैं, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं पेट्स के साथ। हुँ, तो ये ज़्यादातर इस मौसम सरमा के अंदर ही होता है। वो आपने देखा इंडिया के अंदर भी रिपोर्ट हुए थे, अभी मलेशिया के अंदर भी आप देख रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर भी देख रहे हुँ, हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा उस तरह से कोई रिपोर्ट भी नहीं हुए। और चूँकि वर्ल्ड वाइड वी आर कनेक्टेड ओवरऑल, ऑल पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, तो घंटों के अंदर ये स्प्रेड कर सकती है। हुँ। कोविड भी आपने देखा कि वो घंटों के अंदर पूरी दुनिया में वो फैल गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अलार्मिंग सिचुएशन में चलेगी। तो अब इसका भी खतरा इसलिए है कि चूँकि ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी स्प्रेडिंग होती है, नो डाउट कम होती है लेकिन होती है, और फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो हुँ। हमें इस वाले से इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। हमारे एयरपोर्ट्स पे तो इक़दामात किए जा रहे हैं। तो हमें ज़ाती तौर पे भी ये सोचना चाहिए कि हमें इससे बचना किस तरह से है, हिफाज़ती तदाबीर किस तरह से करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी समझा जाता है कि शायद ये कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। कोविड में भी ये कहा गया हाँ, कि ये कोविड तो में भी ये कोई कहा गया कि नहीं कोविड नहीं था, ये सारी एक सोची-समझी साज़िश थी। सोची-समझी साज़िश थी। तो अक्सर लोग बिल्कुल। इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने केयर नहीं करनी, हमने मरना है, तो ये आने दो, कोई बात नहीं। तो ये सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यानी ये मैसेज दे रहे हैं हमारे देखने वालों को कि भई इस चीज़ को सीरियस लें और अपने इर्द-गिर्द अपने बच्चों की, अपने घरवालों की, अपने पेरेंट्स की, अपने स्पाउसेस की खुद हिफाज़त करें कि खुदा न ख़ास्ता ये किसी को भी हिट ना करे। अगर ये किसी एक को हिट करता है तो क्या ये डेफ़िनिट बात है कि वो बाकी सब घरवालों को भी हिट करेगा? ज़ाहिर बात है, इट्स डेफ़िनेट। और हम इनिशियली फ़ेज़ पे तो हम बड़ा कोई इतना केयर करते नहीं। हल्का-सा फ्लू है, बुखार है, आप ये दवाई खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, आप ठीक हो जाओगे। हाँ, तो इनिशियली जब हम वो नहीं उतना सीरियस होते, तो जिसकी वजह से कि स्प्रेड इसका ज़्यादा हो सकता हुँ, है। वो आप कोई भी वायरस है आपको, तो वो एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों को भी हो सकता है। घर में फैमिली में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, और फैमिली में अक्सर आप अभी मेरे कुछ जानने वाले हैं, एक शख्स को हुआ और हुँ। उसकी पूरी फैमिली जो है ना वो सफ़र कर रही है स्टिल। तो हुँ, इससे बचने का वाहद हल है कि अगर किसी शख्स को भी थोड़े से भी सिम्पटम्स होते हैं, तो उसको फ़ौरन जो है ना अपनी खुद भी अफास्ती तदाबीर करनी चाहिए। उनके जो सोने की जगह है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, अलहदा होनी चाहिए। फिर जब आप वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपका सेपरेट होना चाहिए। एक तरह का मतलब खुद को क्वारंटीन कर लेना चाहिए, मास्क का बिल्कुल। इस्तेमाल करना चाहिए, हुँ। ताकि आप बाहर जब मूव करें तो आपसे किसी और शख्स को ना लग जाए। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर ए आर मैडम मुझे ये बताएँ कि खुदा ना ख़ास्ता अगर ये हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें डाइट में कौन-सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? हमें मेडिकेशन में कौन-सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? और क्वारंटीन का तो आपने बता दिया कि हमें फ़ौरन से पहले खुद को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। जी। अच्छा, एक तो इसका ये कि ऐसा कोई इसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई। ठीक है। उस हवाले से पूरी दुनिया इस पे कंसर्न रखती है, और हुँ, हुँ। ये जो ममालिक अफेक्टेड हैं वो इस पे काम भी कर रहे होंगे, नो डाउट। हुँ, दूसरा ये हफाजती तदाबीर, चूँकि पाकिस्तान है तो यहाँ पर ज़्यादातर वो टोटके ही चलते हैं। हुँ, चूँकि जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उतना आप जो बाहर से कोई भी वायरल इन्फेक्शन आता है उसको आप कॉप अप करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। हुँ, तो उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि जो सूप्स हैं वो इस्तेमाल किया जाए। जिंजर का आप कहवा ले सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। फिर उसके साथ-साथ कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आप इस्तेमाल करके डॉक्टर्स की हदायत के, नो डाउट हुँ, आपको डॉक्टर्स की बगैर हदायत के तो इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचा जाए। कुछ सिरप्स हैं वो इस्तेमाल करें, जो कि मेरा तो ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है। तो उससे जनाब आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। डायरेक्टली ये है कि वैक्सीनेशन तो है नहीं, और वायरल कोई भी जब भी कोई भी नया आता है तो उसका कोई तोड़ उस तरह से नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वो देसी जुगाड़ से और टोटकों से उसका जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो भी उस वक़्त हदायत आपको दी जा रही होती हैं, जो मुस्तनद डॉक्टर्स होते हैं, उनको आपको फ़ॉलो करना चाहिए। सो व्हाट डू यू से कि हमें टोटकों की तरफ ही जाना चाहिए कि मेडिकेशन की तरफ चले जाना चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ें वी वी आर लिविंग इन ऐज के जहाँ पर ये चीज़ साइंस तो ये कहती है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। लेकिन हम पीछे उठा के देखते हैं तो टोटके भी बड़े बहुत हद तक जो है ना हमें वो सेव कर रहे होते हैं, और टोटकों को भी फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन जो अच्छे हकीम हैं, वो अच्छे टोटके बता रहे होते हैं।
और जो नीम हकीम खतरा जान अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है बिकॉज़ ये कि इनिशियली तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, हुँ। क्योंकि जब तक आपकी स्क्रीनिंग नहीं होती, प्रॉपर टेस्ट नहीं होते, तब तक आप किसी बीमारी की प्रॉपर तौर पे तशख़ीस करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। आपको लगता है कि हाँ, ये टोटका साथ-साथ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, तशख़ीस के बाद तो फिर आपको वो कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि टोटके हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं, बट हमारी बीमारी को ख़त्म करने में रोल थोड़ा कम होता है उनका। हाँ। लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं तो टोटकों को सिर्फ आप इस हद तक रखें कि वो आपको ताकत दे रहे हैं, वो आपकी इम्यूनिटी अच्छी कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को हील कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो बीमारी ख़त्म आपकी प्रॉपर मेडिकेशन से ही होगी। तो डॉक्टर को भी कभी भी हमें अपनी लाइफ से स्किप नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए ना, ये बात असल ये आ जाती है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। हुँ। कोविड भी हमने देखा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक थी, वो सर्वाइव कर उन्होंने गए। सर्वाइव किया, हुँ। मैंने इटसेल्फ खुद सर्वाइव किया। हुँ। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग इम्यूनिटी में बेहतर थे, जिनका क़ुव्वत मदाफ़त अच्छा था, उन्होंने काउंटर किया, और काउंटर करने के नतीजे में आप वो जो जब इन्क्यूबेशन जो पीरियड होता है, वो आप जब गुज़ार जाते हैं तो उसके बाद फिर रिकवरी है। तो हुँ। जो लोग रिकवर नहीं कर पाए, जिनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया, वो फिर उनके लिए आगे फिर मुश्किल होती हुई नज़र आई, फिर और जो वो इलनेस का शिकार होते हुए नज़र आए, तो जिसकी वजह से मसाइल हमें देखने को अच्छा, मिले। जैसे आप बता रहे हैं कि कोविड में भी हमारे लंग्स इफ़ेक्ट हो जाते थे। तो निपा वायरस में हम ये सुनते हैं कि ब्रेन के साथ-साथ खुदा ना ख़ास्ता लंग्स, आपको कोमा भी हो सकता है और बिल्कुल, आपके लंग्स भी जा सकते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल यही बात कर रहे हैं ना कि ज़ूनोटिक वायरस है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हुँ, हुँ। वो इन्फेक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें हुँ। आपका लंग्स आते हैं, तो लंग्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ आपकी ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आप कोमा में जा सकते हैं। कोमा में जा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी फ्लू में या किसी भी बुखार में मुसलसल सर दर्द हो, तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता ये जो इतना दर्द हो रहा है, ये किसी और चीज़ की निशानदेही तो नहीं कर रहा, कोई और वायरस तो नहीं बॉडी के अंदर आ गया। देखिए, स्क्रीनिंग तो इनिशियल फ़ेज़ है ना, वो तो आपको हर सूरत में करवाना चाहिए। आपको फ़ीवर हो रहा है, वैसे अगर कोई और वजह हो रही है, तो आपको हुँ। प्रॉपर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। हुँ। हमारे यहाँ लोग तो 3 महीने छोड़ें, वो साल-साल 2-2 साल तक नहीं स्क्रीनिंग, जब तक करवाते। आपको कोई किसी ख़ास हिस्से पे कोई पेन या कोई ख़ास सिम्पटम्स नहीं आते, तो आप तब तक किसी जगह पे जाकर अपनी स्क्रीनिंग ही नहीं करवाते। तो हुँ। स्क्रीनिंग तो पहली स्टेज है, आपको हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्रॉपर आपका ब्लड स्क्रीनिंग होना चाहिए, ताकि आप उससे बचें। फिर जब इम्यूनिटी की बात आती है, तो इम्यूनिटी के लिए डिफरेंट ग़िज़ाएँ हैं, वो आप देसी ग़िज़ाएँ लेके उसको आप बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने हुँ। बताया कि जिंजर का जो कहवा है, वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो वो आप भी उसमें भी इससे आपकी क्या इम्यूनिटी फ़ायदा रहती है। होता है जिंजर के कहवे से? देखिए, जिंजर के कहवे से आप जो चूँकि कुदरती चीज़ें हैं, तो नेचुरल जो जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, वो आपके लिए इम्यूनिटी के लिए बड़ा हेल्पफुल करती हैं। हुँ। जिंजर्स के अंदर एंटी टॉक्सिन्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बेहतर करने में ये मुअम्मन साबित होती है। बिल्कुल ठीक है। और ये इटसेल्फ जब हम फ्लू वगैरह में लेते हैं तो हमारा जो फ्लू वाला सिस्टम होता है वो ठीक हो जाता है। मैंने क्योंकि खुद भी 2-3 दफ़ा ये लिया हुआ है कहवा, जी, जब मुझे फ्लू होता है, तो उतनी जल्दी कोई मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करती जितनी जल्दी ये कहवा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि ये भी है, फिर हल्दी भी बड़ी अच्छी रोल अदा करती है, वो भी एंटी टॉक्सिन्स के तौर पे काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दर्दों में बड़ी मुअम्मन साबित होती है। तो बहुत सारी ऐसी जो अद्वियात हैं, वो इन चीज़ों से भी मिल के बन रही होती हैं। तो हम हुँ। लोग समझते हैं कि सिर्फ़ मेडिसिन ही हल है, लेकिन अब देसी टोटकों से और देसी चीज़ों के इस्तेमाल से भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर ए आर वाडा, जैसे हमने कोरोना वायरस हमने एक्सपीरियंस किया, निपा वायरस के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम हर थोड़े टाइम के बाद एक नया वायरस सुनते हैं। सुपर फ्लू हमने सुना, सुपर फ्लू हमने देखा, ठीक है? तो ये जितने भी वायरसेस आते हैं, इनसे बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं ऑडियंस को कि ये अहम स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी में खुदा न खास्ता कोई भी वायरस नहीं जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहला जो हल है, वो आपने अपने आप को सेफ करना है। हुँ। जब तक आप खुद को सेफ नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को सेफ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मुझे खुदा न ख़ास्ता होता है, तो मैं अपने आप को सबसे पहले क्वारंटीन करूँगा। मैं अपने आप को बेहतर जान सकता हूँ कि मुझे सिम्पटम्स क्या हैं, मैं किस हालत में हूँ, या मुझे अगर ये चीज़ हो गई है, तो खुदा न ख़ास्ता किसी दूसरे का ना हो जाए।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को एक साइड पे कर लें। आप अगर घर पे हैं तो किसी एक ख़ास स्पेसिफ़िक रूम आपको एलोकेट कर लिया जाए जिसमें आप ही रहें। हुँ। वॉशरूम आपका अलहदा हो, टॉवल आपका अलहदा हो, आपका जो ड्रेस है वो कोई और इस्तेमाल ना करे, उसको कोई मतलब उसका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। फिर जब आप बाहर मूव करते हैं तो कोशिश करें कि आप मास्क पहन के निकलें, ठीक है? मास्क पहनेंगे तो आपका जो ज़रात हैं मुँह के, वो किसी दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो जिससे वो दूसरा महफूज रह सकता है। कि गवर्नमेंट अपनी सतह पर लोगों को क्वारंटीन करने की हिदायत करती है, हॉस्पिटल्स अपने प्रिकॉशन मेजर्स करते हैं। बात रही हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल में कोई अगर पेशेंट रिपोर्ट होता है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल का जो अमला है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उनको हुँ। अपनी अलहदा से हिफाजती तदाबीर करनी, जो कि हॉस्पिटल वो गार्ड होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बीमारी के जो ज़रात होते हैं, जिसमें पैथोजेंस होते हैं, जिसमें वायरसेस होती हैं, तो वो हुँ। आपको लग सकती हैं। वो छूने से हो सकती हैं, वो वायरल जो हवा के ज़रिए, कॉन्टैक्ट के ज़रिए वो हो सकता है। तो ये सारी हिफाजती तदाबीर हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया और वो ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि रमज़ान में खुदा ना ख़ास्ता निपा वायरस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, अगर हम ख़्याल नहीं रखेंगे तो। बिल्कुल अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि हमें कोशिश करनी है और हिफाजती तदाबीर भी हमने करनी है और लोगों तक जितना मैसेज हो सके वो पहुंचाना है। चूँकि इस वक्त बांग्लादेश, मलेशिया, इंडिया इससे अफेक्टेड है, वहाँ पे केसेस की रिपोर्ट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स इस वक्त अलर्ट है पोजीशन हुँ। में हुँ। और वो इस वाले से रिसर्चेस भी कर रहे हैं इस पे। कुछ मेडिकेशन का ज़ाहिर बात है ट्रायल तो हो रहा होगा। तो लेकिन हमें खुद भी अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो ये करके हम महफूज रह सकते हैं। अपने देखने वालों को कोई मैसेज देंगे, क्योंकि आप खुद भी हेल्थ कमेंटेटर हैं, आप खुद भी हेल्थ वाइज वीडियोस बनाते हैं, होस्ट करते हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ आपके भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो अपने देखने वालों को सुनो पॉडकास्ट हेल्थ पे, जो ऑडियंस है उनको देखने वालों के लिए क्या मैसेज देते हैं एंड पे हेल्थ के हवाले से? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि हेल्थ को जितना आप सीरियस लेंगे, उतना ही आपकी फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तब तक उस बीमारी को छेड़ते नहीं हैं जब तक हमें वो आखिरी स्टेज पर ना लेके जाए। हम क्रोनिक कंडीशन में जाके हॉस्पिटल के जो दरवाजे हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो बीमारी जो है वो हद से आगे बढ़ चुकी होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रीनिंग जो है वो हर 3 महीने के बाद लाज़मी करवाने चाहिए। चूँकि स्क्रीनिंग से ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन है, कोई भी अंडरलाइन कॉज़ चल रही है, अल्लाह ना करे आपको कोई कैंसर है, तो ब्लड की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपकी बॉडी को ये सिम्पटम्स आ सकते हैं या आ रहे हैं। तो उससे जनाब आप खुद को बीमारी आने से पहले बचा सकते हैं। उसकी बेहतर मेडिकेशन करके, उसका बेहतर जो ट्रीटमेंट करके या फिज़िकली अपने आप को हेल्दी वे में या हेल्दी पैटर्न्स पे ले जाके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत मेरा शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, हमारी ऑडियंस इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। थैंक यू बहुत वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच इकरा। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।